स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। अफ्रीकी देश इथियोपिया में कई हजार साल से शांत पड़ा एक ज्वालामुखी अचानक फट पड़ा और इससे निकले राख के गुबार का असर हजारों किलोमीटर दूर दिल्ली तक देखने को मिला। इस वजह से फ्लाइट्स लेट हुई, कई कैंसिल हुई, कईयों के रास्ते बदलने पड़े। इथियोपिया का हाईली गुब्बी वोल्केनो रविवार को फटा, वो भी करीब 12,000 साल के बाद। यानी पिछली बार ये तब फटा था जब इंसानी सभ्यता भी नहीं पनपी थी। जैसे ये फटा, कई किलोमीटर ऊंचा धुएं और राख का गुबार उठा। राख के बादल पहले रेड सी को पार करके यमन और ओमान तक पहुंचे, फिर समंदर से उठी हवाओं के सहारे उत्तरी अरब सागर से होते हुए उत्तर भारत तक पहुंचे। इसकी भी करेंगे बात, लेकिन पहले देख लेते हैं कि इस ज्वालामुखी का फटना इतना चर्चा में क्यों है। हाईली गुब्बी उस ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का हिस्सा है जहां धरती धीरे धीरे दो हिस्सों में बंट रही है। एक्सपर्ट्स इसे न्यू ओशियन इन द मेकिंग जोन कहते हैं, यानी आगे चलकर हजारों साल में जमीन दो हिस्सों में बंट जाएगी और बीच में होगा समंदर। तो 12,000 साल बाद एक्टिव हुआ ये वोल्केनो सिर्फ इथियोपिया में हुई ये घटना है, ये बताती है कि हमारी धरती आज भी बदलाव के दौर से गुजर रही है। तो ज्वालामुखी फटा इथियोपिया में और राख का गुबार करीब 4,000 किलोमीटर की दूरी तय कर दिल्ली और उत्तर भारत तक पहुंच गया और भारत के मौसम विभाग IMD के मुताबिक ये अब चीन की ओर बढ़ गया है। IMD के मुताबिक राख के बादल 8.5 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर होने की वजह से फ्लाइट ऑपरेशन सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, क्योंकि इसी ऊंचाई पर कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स उड़ते हैं। इसीलिए जमीन के पास की हवा पर यानी एयर क्वालिटी पर कोई बदलाव नहीं दिखा। मंगलवार को कई उड़ानों पर इसका असर देखने को मिला। एयर इंडिया ने 11 फ्लाइट्स कैंसिल की। इंडिगो और दूसरी एयरलाइंस की फ्लाइट्स भी डिले हुई या तो उन्हें डाइवर्ट करना पड़ा। और अब आपको हम इस मैप के जरिए दिखाते हैं कि राख के बादल यमन और ओमान तक भी पहुंचे और फिर अरब सागर को इस तरीके से पार करते हुए करीब 4,000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए ये भारत तक पहुंच गए। और इतनी दूरी तय करने की वजह से ही वो छट भी गए, वरना साल 2010 में आइसलैंड में एक ज्वालामुखी फटा था, तब यूरोप में लंबे वक्त तक फ्लाइट ऑपरेशंस पर असर पड़ा था। और कुछ देर पहले मैंने बीबीसी के पर्यावरण संवाददाता नवीन सिंह खड़का से बात की और जानना चाहा कि भारत पर इस घटना का क्या असर होगा और क्यों ये इतना खतरनाक है कि हवाई यात्राओं पर इतना असर पड़ गया। देखिए, इतना दूर होते हुए भी वैज्ञानिकों ने यह कहा कि जब फटा, ये विस्फोट हुआ इथियोपिया में, तो 14 किलोमीटर ऊपर गया वहां से और फिर वहां से जो है रेड सी, यमन, ओमान और फिर अरब सागर होते हुए भारत के आकाश में प्रवेश किया है। ज्वालामुखी का जो ऐश है वो शहरों में गिरेगा या कहीं और गिरेगा। अब मुझे ये बताया गया है कि जो अपर स्ट्रेटोस्फेयर, समता मंडल कहते हैं, वो वायुमंडल से भी ऊपर होता है, तो वहां से गुजर रहा है, इसीलिए उतना ज्यादा राख शायद न गिरे। ये जो अभी है, अभी तक का यही है और चीन की तरफ वो द्रुत गति से बढ़ रहा है, वैज्ञानिकों का यही कहना है। जी, आपको याद होगा आइसलैंड में जब इस तरह का ज्वालामुखी फटा था तो यूरोप की उड़ानें इसी बुरी तरह प्रभावित हुई थी। क्या कुछ वैसा ही है ये भी ज्वालामुखी या उससे अलग है? दूसरी बात ये कि प्लेन्स के लिए क्यों खतरनाक हो जाती है ये राख? देखिए, अगर इसकी इंटेंसिटी की बात की जाए तो आइसलैंड से ये जरा कम मालूम पड़ता है। हालांकि ये फर्स्ट इरप्शन है और रिपीट रिकर भी हो सकता है। और देखिए, प्लेन में जो है, इसमें जो चीजें होती है, जो ग्लास होती है या फिर मिनरल्स होती है, उसकी राख में काफी सारी चीजें होती हैं, वो जो है वो इंजन में चला जाता है। मैंने पायलट से भी बात किए हैं तो वो कहते हैं कि अगर थोड़ी सी देर के लिए हुआ और फिर अगर विमान उससे गुजर गया तो खास नहीं होगा। अगर वो काफी देर तक वहां हवा में है और प्लेन जहां से गुजर रहा है वहां से वो अगर लेता है ज्यादा जो कण है, तो उसका इंजन जो है पूरा बंद हो सकता है। इसीलिए ये जो है सिविल एविएशन में काफी इसका रिस्क है, इसीलिए ये सब अलर्ट जारी किए गए हैं। एक और वार्निंग था कि जो हमारा जो हिमालय का चोटियां जो है वो काफी ऊपर है, तो ये राख जो है उतना ऊपर से गुजरती हुई, डर ये था कि वो जो चोटियां जो है हिमालय की वहां टकरा ना जाए और उसकी वजह से जो है स्नोफॉल ग्लेशियर्स में डिपोजिशन ना हो पाए, ऐसा डर था। अभी साइंटिस्ट ये बता रहे हैं कि वो भी उससे ऊपर है, फिर भी अगर हवा की जो दिशा बदला तो काफी कुछ चेंज हो सकता है।